So, good evening. In the last class, we have discussed about different types of various assets and liabilities, audit of various financial items of liabilities majorly we have discussed, and shares, different issues in shares, the alteration of share capital, splitting of shares, and also now reissue of forfeited shares. Now we will continue with issue of debentures. Debentures मतलब क्या होता है? एक लोन डॉक्यूमेंट जैसा होता है, इंटरेस्ट उसको एक्रू होता है, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी डॉक्यूमेंट है। लोन लेके उसको एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है, इतना लोन लिया है, मतलब आपको 10 लाख का लोन चाहिए, आप इसको डिवाइड कर देगा, एक 100 रुपीज़ फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर करके 10,000 शेयर्स करके आपको इश्यू करेगा इसको, ताकि आपका पूरा लोन अमाउंट जितना एक 12% या 14% इंटरेस्ट कोट करके बाकी सबको एक प्रॉस्पेक्टस इश्यू करके उन लोग सब्सक्राइब करेगा, फिर उन लोग को डिबेंचर अलॉट होगा। वो लोन अमाउंट आपको किस पर्पस के लिए रेज किया है उस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेगा। ओके, सो अभी क्या डिबेंचर में मतलब डिबेंचर बनाने के बाद आपका डिबेंचर अमाउंट अगर कुछ अमाउंट के ज़्यादा है, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ 5 करोड़ एक अमाउंट स्पेसिफाई किया है, उस अमाउंट के ज़्यादा है तो आप एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्रिएट करना पड़ता है। डिबेंचर ट्रस्ट मतलब डिबेंचर ट्रस्ट क्रिएट करना का जरूरी क्या है, मतलब अगर ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स है आपके पास, उन लोग आप कंपनी के साथ डीलिंग्स करने में एक पर्सन को अपॉइंट करना है, वही ट्रस्टी होता है, डिबेंचर ट्रस्टी होता है। वो कंपनी सेलेक्ट करके अपॉइंट करेगा। वो क्या करता है, सारा जो अमाउंट्स आना है कंपनी के साथ, इंटरेस्ट जो भी है, अगर नहीं है तो उन लोग को सिक्योरिटी देगा। कंपनी लोन लिया है ना, लोन के अगेंस्ट कुछ तो कुछ सिक्योरिटी लेगा। वो सिक्योरिटी जो है वो सही से मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी चार्ज क्रिएट किया या नहीं किया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। चार्ज क्रिएट करने के बाद एमसीए में अपलोड करना पड़ता है किस चार्ज एगेंस्ट, मतलब कितना अमाउंट, कितना वैल्यू ऑफ एसेट डिबेंचर को चार्ज किया गया, वो सारा चीज़ जो भी है वो किया या नहीं किया है, वो कौन चेक करते हैं? डिबेंचर ट्रस्टी चेक करता है, ये ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिबेंचर होल्डर्स, ही इज द ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, वो चेक करता है वो सारा चीज़ के लिए। सो अभी डिबेंचर ट्रस्ट के डिबेंचर टर्म इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, जो भी लोन इंस्ट्रूमेंट, जो भी बॉन्ड्स है, डिबेंचर स्टॉक इंस्ट्रूमेंट्स है, वेदर कंस्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नॉट, जो डिबेंचर में चार्ज हो सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी हो सकता है नहीं हो सकता है। एंड डिबेंचर इज एन इम्पॉर्टेंट डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी, यू अंडरस्टैंड इट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब लोन देता है डिबेंचर के थ्रू, आपका लोन अमाउंट आता है। एंड एक कंपनी में इश्यू डिबेंचर्स विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, मतलब आपको क्या ऑप्शन देता है, इन फ्यूचर आप इक्विटी शेयर्स के कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब आपने अभी 100 रुपीज़ फेस वैल्यू के एक डिबेंचर इश्यू किया, फ्यूचर में आप ये बोल सकते हैं जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा आपको एक ऑप्शन देता है, आप चाहिए तो डिबेंचर रिडीम कर सकते हैं या इसको इक्विटी शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं, वही कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है, कन्वर्ट इनटू शेयर्स, convert the debentures into shares either wholly or partly at the time of redemption, provided the issue of debentures with an option to convert has been wholly or shall be approved by special resolution। जो ऑप्शन देना है ना, वो ऑप्शन जब इश्यू करते समय ही स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होना चाहिए, तभी वो डिबेंचर्स आप इश्यू कर सकते। जिसके पास वो ये होता है ना, मतलब डिबेंचर का वोटिंग राइट्स होता है ना, वो वोटिंग राइट्स में पार्टिसिपेट रिलेटिंग टू डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स के रिलेटेड कोई भी डिसीजन जनरल मीटिंग में सारा चीज़ डिस्कस होता है, और कोई डिसीजन डिबेंचर के रिलेटेड ले रहा है तो उसमें इन लोग भी वोटिंग कर सकता है, वो एक ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नहीं, उसका राइट है वोटिंग राइट्स। नॉर्मली शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स के ही वोटिंग राइट्स होता है, बट इन केसेस वेयर द इश्यूज आर रेज्ड वेल सब्जेक्टेड टू टर्म्स एंड कंडीशंस, डिबेंचर सिक्योर डिबेंचर्स का टर्म्स एंड कंडीशंस के रिलेटेड कोई डिसीजन में वोटिंग चल रहा है, तब डिबेंचर हो शेयर होल्डर्स, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स मिल जाता है, दे कैन वोट ऑन द इश्यू। एंड क्या ऑडिट करेगा, मतलब आपने अभी प्रोसीजर बताया, डिबेंचर डॉक्यूमेंट इश्यू किया, लोन रिसीव हुआ, बाद में क्या होना चाहिए, मतलब आप रीपेमेंट एक फिक्स किया है ना, 10 साल के बाद रीपे करेगा, यू विल क्रिएट ए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years यू विल रिडीम 10 लाख डिबेंचर्स, मतलब 10 लाख रुपीज ऑफ डिबेंचर्स, मतलब एवरी ईयर कितना प्रीमियम जाना, मतलब डिबेंचर रिजर्व क्रिएट करना है 1 लाख, मान लो 10 years में 1 लाख, 1 लाख डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को जाएगा, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड
इट विल बी यूटिलाइज्ड। अगर आपका ऑप्शन के साथ दिया है, आप एक ऑप्शन के साथ दिया है, देन यू विल क्रिएट इक्विटी, अदर इक्विटी एक कंपोनेंट क्रिएट करेगा, जितना एक्सेस होगा उतना अदर इक्विटी में जाएगा, और वो मतलब जितना लाइबिलिटी होगा उतना के लिए आप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करेगा। ओके, अब ये सकते हो ऑडिटर क्या करना है, पहले प्रॉस्पेक्टस देखना है किस बेसिस में आपने डिबेंचर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इश्यू, प्रॉस्पेक्टस में क्या बोलेगा, किसके लिए पर्पस के लिए चाहिए, क्या रीजन है, कितना अमाउंट चाहिए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कितना है, वो प्रॉस्पेक्ट वेरीफाई करेगा। वेदर एंड द प्रॉस्पेक्टस पहले इश्यू करने के पहले क्या करना है, आरओसी को फाइल करना है। हम ऐसे डिवेंचर इश्यू के लिए जा रहे हैं, पहले आपको फाइल कर रहे हैं, फिर बाद में इसको पब्लिक को इश्यू करेगा। देन इट विल बी इश्यूड टू पब्लिक, पब्लिक विल सब्सक्राइब टू द डिवेंचर्स। सब्सक्राइब मतलब अमाउंट आना चाहिए आपके पास, जितना अलॉटमेंट हुआ है उतना का अमाउंट आना चाहिए। मतलब 10 लाख का अलॉटमेंट हुआ है, सपोज 100 रुपीज ईच, आपको 10 डिवेंचर्स, आपको 20, ऐसा 10 इंटू 100,000 रुपीज आपसे आना चाहिए। रिसिप्ट चेक करना है, काउंटर फाइल ऑफ, यू नीड टू क्रॉस चेक द अमाउंट कलेक्टेड कैश बुक से और काउंटर फाइल ऑफ द रिसिप्ट, उससे क्रॉस चेक, जितना इश्यू किया उतना अमाउंट आना चाहिए, वो आया या नहीं, जितना पेंडिंग है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए। देन क्रॉस चेक द अमाउंट विद द अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसको अलॉट हुआ है उसके साथ अमाउंट इतना आया है, जितना पेंडिंग है वो सारा चेक करना है एज एन ऑडिटर। देन ट्रस्टी फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर ट्रस्टी है तो ट्रस्ट डीड करना पड़ेगा, ट्रस्ट डीड चेक कीजिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कब पेमेंट्स देना है, इंटरेस्ट कब डिस्पर्स करना है, वो सारा डिटेल्स, कितना सिक्योरिटी मेंटेन करना है। एंड इफ डिबेंचर्स इज कवर्ड बाय मॉर्टगेज चार्ज, देन whether the mortgage and charges has also been registered with register of companies. You need to check if they are security debentures, whether the security has been registered with ROC or not, or register of companies. And any SEBI guidelines applicable if you are listed company, then you have to check applicability of compliance with SEBI guidelines also. Then whether debentures have been issued as fully paid up to the vendors as a part of purchase consideration. Sometimes क्या कर सकते हैं आप, आपके पास डिबेंचर इश्यू करने का पावर है, आप एक गुड्स या कैपिटल एसेट खरीद के यू कैन इश्यू इट एज लोन, 10 साल के बाद हम रिपे करेगा, अभी तक आपको ये लोन अमाउंट में इंटरेस्ट आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगर ऐसे किया है तो यू नीड टू चेक वेदर डिबेंचर्स हैज बीन इश्यूड एज फुल्ली पेड और पार्टली पेड। मतलब अगर फुल्ली पेड है तो वेंडर से कोई अमाउंट नहीं आएगा, अगर पार्टली पेड है तो उससे जो भी बैलेंस पेंडिंग अमाउंट है वो रिकवर करना पड़ेगा, बाद में उसको रिफंड होगा आफ्टर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, जितना पीरियड होगा वो। यू शुड चेक वेदर एज ए पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इन दिस रिगार्ड, यू नीड टू चेक द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किस बेसिस में वो इश्यू हुआ है वो चेक करना पड़ेगा। एंड देन एट द एंड व्हाट यू विल डू, एंड बीच में यू विल एक्रू इंटरेस्ट एंड यू विल पे द इंटरेस्ट। एट द एंड व्हाट यू विल डू, यू विल रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, मतलब पहले इश्यू है, अभी रिडम्पशन के बारे में, रिडम करने के लिए पहले आपके पास ऑथराइजेशन होना चाहिए बाय पीरियोडिकल वे ऑफ ड्राइंग एंड क्रिएटिंग रिडम्पशन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर 10 साल के बाद आपका लाइबिलिटी आ रहा है, फिर इसी साल से आपको क्या करना है, प्रोविजन क्रिएट करते जाना है ना, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते जाना है उसको पेमेंट के लिए। बाय वे ऑफ पेमेंट टू फिक्स्ड, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, पेमेंट बाय ऑन ए फिक्स्ड डेट का है, नहीं है तो कुछ और कंडीशन है क्या, वो चेक करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट या कुछ और कंडीशन है तो वो नॉर्मली यही होता है, पेमेंट बाय ऑन फिक्स्ड डेट। 10 साल के बाद मतलब आज इश्यू किया है 10/20/24 को, सर 25 को, 10 साल के बाद 35 में ये रिडीम होगा, वो पेमेंट बाय व्हाट व्हेनेवर कंपनी डिजायर्स, मतलब इफ कंपनी हैज इश्यूड विदाउट एनी कंडीशन ऑफ पेमेंट डेट, मतलब इर्रिवोकेबल, मतलब कभी भी रिडीम कर सकते हैं, इसका कंपनी का मर्जी है, एक पर्टिकुलर डेट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, तब कैसे क्रिएट कर सकते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। एक एस्टिमेटेड टाइम, अगर आपको एक एनालिसिस है प्रीवियसली आपने ऐसे ही इशू किया, आप 10 साल के में रिडीम किया, मैन यू कैन टेक ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एंड यू कैन क्रिएट ए रिजर्व। अगर 20 ईयर्स एक एस्टिमेट होगा ना आपके पास रिजर्व आने के लिए, फंड्स आने के लिए, उस एस्टिमेट में आप कर सकते हैं। देन व्हाट यू विल इंस्पेक्ट, डिबेंचर ट्रस्ट डीड फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस। नॉर्मली क्या टर्म्स एंड कंडीशन, डिबेंचर बनाते समय डिबेंचर जिस बेसिस में इश्यू किया है, क्या पावर्स है, किसके पास क्या अथॉरिटी है, किसके पास क्या ड्यूटीज है, वो सारा आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड में मॉर्टगेज क्या डिटेल्स मेंटेन करना है, किसको इंटीमेट करना है,
काउंट करना है. And at the end of the redemption you need to read board's minute book to obtain whether director or authorization board approval has been obtained or not for redemption of reserves. And also redemption matlab you will pay and you will collect those debenture document. You will repay. How you will do? If you are taking any loan from your family member, you will issue a promissory note and you will obtain money. Then after repayment you will retake your promissory note. Here also you will take your redemption reserves and bond should be cancelled and cash book should be checked for whether the payment has been settled or not. And then you should examine the accounting treatment thoroughly. Then dividend. Sorry. डिविडेंड अंडर सेक्शन 123. पहले प्रोसीजर क्या होता है डिविडेंड के लिए? डिविडेंड पहले क्या करता है? पहले बोर्ड डिसीजन लेता है कितना. आपके पास दो ऑप्शंस है, प्रॉफिट है या नहीं है. प्रॉफिट करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है. दो ऑप्शंस होता है. करंट ईयर प्रॉफिट में होगा, अगर करंट ईयर लॉस में होगा कंपनी. अगर करंट ईयर प्रॉफिट में होगा, करंट ईयर लॉस में है तो, करंट ईयर प्रॉफिट में है तो कोई बात नहीं है, आप दे सकते हैं. मतलब कि क्या, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन वो लेगा. ओके, उसमें से आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उतना अमाउंट के ज़्यादा रिजर्व्स आप डिविडेंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होना चाहिए, जो भी बैलेंस रिजर्व है वो 15% के नीचे नहीं गिरना चाहिए. मतलब 85% ऑफ योर रिजर्व शुड बी मेंटेन, वो चेक करना है. और क्या कंडीशंस है वो बाद में डिस्कस करके. ये मेजर टू कैलकुलेशन कंडीशंस है. ओके, एंड प्रॉफिट है तो पहले क्या करेगा, बोर्ड डिक्लेयर करेगा. किसको डिक्लेयर करेगा? शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स ही फाइनलाइज करेगा एनुअल जनरल मीटिंग में. सो बोर्ड विल सेंड फॉर अप्रूवल इन जनरल मीटिंग. एक प्रपोज करेगा, डिविडेंड प्रपोज करेगा बोर्ड. पहले प्रपोज, बोर्ड विल प्रपोज टू शेयर होल्डर्स फॉर अप्रूवल इन जनरल मीटिंग. शेयर होल्डर्स, देन शेयर होल्डर्स क्या करेगा, जो बोर्ड प्रपोज किया है, अगर 10 रुपीज प्रपोज किया है, 10 रुपीज पर शेयर डिविडेंड प्रपोज किया है, उसके नीचे तो उन लोग ला सकते हैं, अगर ज्यादा नहीं कर सकते. मतलब बोर्ड 10 रुपीज किया है तो उन लोग 9 रुपीज कर सकते हैं, 11 रुपीज नहीं कर सकते. बोर्ड का डिसीजन को और कम कर सकते हैं उन लोग. 10 रुपीज पर शेयर प्रपोज किया है, उन लोग 9 रुपीज कर सकते हैं. बोर्ड डिसीजन को सपोज 10 रुपीज ही अप्रूव किया है. अभी बोर्ड डिसीजन जनरल मीटिंग में अप्रूव होने के बाद क्या होगा, बोर्ड में जब शेयर होल्डर अप्रूव करेगा, डिविडेंड डिक्लेयर होगा. डिक्लेयर करने के बाद उसको पहले सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा विद इन 7 days. ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. डिक्लेयर डेट से 7 days में सेपरेट बैंक अकाउंट. और डिक्लेरेशन डेट से विद इन 30 days में पेमेंट करना पड़ेगा. विद इन 30 days में क्या करना है, डिविडेंड पेमेंट करना है. ओके, अगर किसी केसेस में होता है, मैं मान लो शेयर होल्डर का बैंक डिटेल्स मिसिंग है, कोई डिटेल्स मिसिंग है, जो भी बैंक अकाउंट दिया है वो क्लोज हो सकता है, जो भी एड्रेस दिया है वो गलत हो सकता है, कम्युनिकेट करने का कोशिश किया है, वो सारा चीज़ हो सकता है. डिटेल्स नहीं है तो आप अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकते. इसकी वजह से क्या होगा, डिविडेंड अनपेड रह जाएगा, अनपेड. सो 30 days के बाद जितना डिविडेंड अनपेड होगा वो फिर विद इन 7 days में क्या करना है, आफ्टर रीजनेबल एफर्ट्स इफ इट इज रिमाइनिंग अनपेड डिविडेंड जो भी है विद इन 7 days में क्या करना है, एक स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है. अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट. ओके,
विद इन 7 डेज में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जब ट्रांसफर करेगा ना, ट्रांसफर करने के बाद आपको कितना साल देखना है, 7 साल देखना है, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स। जब ट्रांसफर किया है ना, ट्रांसफर करने के बाद विद इन 7 डेज एक गवर्नमेंट वेबसाइट में जिसका डिविडेंड पेमेंट पेंडिंग है उसका डिटेल्स मेंशन करना है। मेंशन करके एक गवर्नमेंट साइट में, ऑथराइज्ड गवर्नमेंट साइट में, अगर मान लो मेरा नाम प्रसाद, 10 शेयर्स, 10 रुपीज डिविडेंड, 1000 रुपीज का डिविडेंड, सॉरी 100 रुपीज का डिविडेंड पेमेंट पेंडिंग है, ये आपको डिटेल्स डिस्क्लोज करना है वो एक वेबसाइट में, गवर्नमेंट वेबसाइट में, वो सारा डिटेल्स विद इन 7 डेज। एंड यू विल वेट टिल 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। विद इन 7 ईयर्स में अगर कोई आके क्लेम किया है ये मेरा डिविडेंड है, मुझे पे करना है, उसको पे कर दीजिए। अगर कोई नहीं आया है विद इन 7 ईयर्स तक, आप क्या करना है, यू नीड टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, एंड प्रोटेक्शन फंड। सो अगर ये सारा कौन करेगा, कंपनी करेगा। अगर कोई डिफॉल्ट है ये सारा करने में, मतलब इधर से 37 डेज में सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अगर कोई डिफॉल्ट है तो क्या करना है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी आता है। अगर कोई फ्रॉड में इन्वॉल्व हुआ है, कोई ऑफिसर जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है ये सारा देखने के लिए, उसके ऊपर पेनल्टीज आता है। वो सारा क्या क्या है हम ऑडिट का टाइम में देखना पड़ेगा। अभी दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ यू विल पे डिविडेंड। ओके, अगर ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी है तो अगर उस करंट ईयर में प्रॉफिट है, नहीं तो करंट क्वार्टर में लॉस है, जब क्या करना है, यू कैन पे योर डिविडेंड, इट इज नॉट थिंग दैट यू शुड नॉट पे, बट द रेट ऑफ डिविडेंड यू विल पे। अगर मान लो 100 इंटू 10% डिविडेंड लास्ट ईयर पे किया 10 रुपीज, प्रीवियस ईयर 100 इंटू 5% डिविडेंड किया 5 रुपीज, 100 इंटू बिफोर लास्ट ईयर 10% पे किया 10 रुपीज। अभी क्या बोल रहा है, अगर आपको करंट ईयर या करंट क्वार्टर लॉस है तो आपका रेट जो भी दे रहा है वो लास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का डिविडेंड जो भी होता है उसका एवरेज रेट से ऊपर नहीं जाना है। मतलब करंट ईयर लॉस में है, अब क्या करना है, लास्ट ईयर कितना दिया 10%, प्रीसीडिंग लास्ट ईयर 5% प्लस 10% डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 3, अराउंड 8 पॉइंट समथिंग आता है। ओके, 8.33 समथिंग आता है। सो योर डिविडेंड फॉर करंट ईयर शुड नॉट एक्सीड 8.33%, ये एक कंडीशन है। और क्या करना है, अप टू डेट अभी आपने कैलकुलेट किया प्रॉफिट माइनस डिप्रिसिएशन, नहीं तो रिजर्व, पूरा फ्री रिजर्व कितना है वो कैलकुलेट किया है, एक परसेंटेज निकाला है, 10% ऑफ द रिजर्व या 15% ऑफ द रिजर्व आने के बाद आपको सपोज 10 लाख का रिजर्व को दे सकता है, ये से एक अमाउंट आया है। सारा कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना है, ये सारा कंडीशन देखने के बाद आपको मान लो 10 लाख का फ्री रिजर्व मिला गया है जिसको आप डिविडेंड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस 10 लाख में पहले क्या करना है, करंट ईयर जो लॉस है ना वो लॉस पहले एडजस्ट करना है, फिर बाद में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोई मतलब कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पेंडिंग है, कोई डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट पे करना है, पब्लिक डिपॉजिट्स में कोई है, वो सारा पहले एडजस्ट करना है, फिर बाद में आप ये डिविडेंड जितना, मतलब मान लो सपोज आपके पास करंट ईयर लॉस है 3 लाख का फॉर एग्जांपल, पहले क्या करना है, लॉस एडजस्ट करना है, करंट क्वार्टर या करंट ईयर का लॉस है, फिर बचा हुआ 7 लाख को आप क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड को थ्रू, वो ट्रीटमेंट देना है। सो ये एक बार देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस होते हैं, प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके, dividend is paid from divisible profits of the company which are actually paid to the shareholders। मतलब you are dividing the profits। आपको कैपिटल कौन दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने दिया है, वो क्या कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करके दिया है ना, उसको रिटर्न डिविजिबल प्रॉफिट्स, उसको प्रॉफिट दो डिवाइड करके कंपनी ने देना है ना। अभी वो डिविडेंड के थ्रू यू विल डिक्लेयर एंड पे द डिविडेंड एज फॉलोज। पहले प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, if you have current year profits you will declare from the profits of the company, or out of profits of any preceding current year में loss है but you are giving from the profits of preceding financial years।
आफ्टर क्या करना है, प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ companies act undistributed or both out of money. If central government through grant or anything you have received, और कुछ आपके कंपनी जो है इस परस्यूएंस ऑफ गारंटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है गारंटी के थ्रू कुछ अमाउंट सैंक्शन किया है, उस अमाउंट से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं, वो ये एक्सेप्शनल है, ये नॉर्मली नहीं होता है, ये आपको नॉर्मली चलता है. ओके, देन आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर, नहीं एक्चुअली ये अलग कैलकुलेशन होता है, डिविडेंड कैलकुलेशन ही डिफरेंट होता है. यू आर लिटरली अराइविंग एट योर कैश प्रॉफिट. कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐड करना होता है, कुछ कुछ प्रोपोर्शन होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है वो ऐड एंड लेस होता है. लाइक इनकम टैक्स में आप करता है ना, कुछ कुछ नॉन अकाउंटेबल प्रॉफिट्स होते हैं वो ऐड होता है, फिर लेस होता है. आपको बिजनेस इनकम कंप्यूट करना देखा होता है, उस हिसाब से एक कैलकुलेशन होता है जिसमें सारा एडजस्टमेंट हो. उसमें एक्सेप्शनली जो डिप्रिसिएशन होता है ना वो ऐड करके फिर लेस करना पड़ता है. वो क्या कैसे लेस करना है वो डिफरेंट प्रोसीजर बताया गया है, उस हिसाब से आप करते हैं नॉर्मली. उसके लिए स्पेसिफिकली डिप्रिसिएशन मेंशन किया है, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. इसकी वजह से प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन मतलब डिविडेंड का सेक्शन होता है ना, उस सेक्शन में एक सेपरेट कैलकुलेशन बोला है कैसे करना है, वो कैलकुलेशन एंड डिप्रिसिएशन उस हिसाब से करके फिर आप अराइव होने प्रॉफिट से ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसकी वजह से ये स्पेसिफिकली मेंशन किया है. ओके, और ट्रांसफर टू रिजर्व्स. ए कंपनी बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ट्रांसफर मतलब आपको कुछ कमिटमेंट्स होता है ना, अभी बोला है डिवेंचर रिजम्पशन रिजर्व एक कमिटमेंट है, मतलब पहले आप डिक्लेयर करने को पहले आपका जो भी कमिटमेंट है वो ट्रांसफर करके फिर बचा हुआ फ्री रिजर्व्स को ही आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैन डिक्लेयर एज डिविडेंड. वही वो बोलना चाहता है, जो भी आपका कमिटमेंट्स है. कुछ कुछ होता है एसेट के लिए खरीदना पड़ता है, मतलब कुछ एसेट के लिए भी आपको प्रोपोर्शनेट करके रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, कुछ लॉस के लिए प्रोविजन मेंटेन करना. उसके बाद जो भी आपका फ्री रिजर्व बचा हुआ है उससे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन distribute your after appropriating reserves of the company and you can declare dividend from the balance reserves. Then payment to the dividend out of accumulated profit. अभी कंडीशन क्या है, करंट ईयर में प्रॉफिट ले है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के साथ, आप क्या करना है, earned by previous year transferred by the company to free reserve shall not be made except in accordance with the rules made under this behalf. पहले you need to determine the rate of dividend. क्या करना है, shall not exceed average dividend declared by it preceding immediately 3 financial years. Your dividend rate should not exceed preceding 3 financial year the average rate. However, this rule will not apply which has not declared dividend. In case if you have not declared dividend in your preceding financial years, how will you declare, मतलब previous year का rate तो नहीं मिलेगा, इसलिए ये रूल जो है अगर preceding 3 years में अगर आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया तब ये रूल अप्लाई नहीं होगा. आप जितना देना है उतना दे सकते हैं, मतलब जो भी अलग कंडीशन स्पेसिफाई किया है ना, 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड बैलेंस रिजर्व्स जो भी मेंटेन करना है वो 15% मेंटेन करना है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करना है. टोटल अमाउंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स शुड नॉट एक्सीड 110, मतलब 10%. जो भी आपने विथड्रॉ कर रहा है ना वो 1/10 ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एक्सीड नहीं करना है. अभी तक जितना एक्सीड किया है वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस 10%. मान लो योर रिजर्व्स आर सपोज पेड अप शेयर कैपिटल इज 1 लाख एंड योर रिजर्व्स आर सपोज 2 lakhs मान लो, देन योर टोटल इज 3 lakhs. अभी तक जितना एक्यूमुलेट किया है, अभी क्या बोल रहे हैं, 1/10 ऑफ द दिस प्रोपोर्शन मतलब डिवाइडेड बाय 10, 1/10 मतलब कितना कर सकते हैं, 30,000. अभी आप कितना डिक्लेयर कर सकते हैं, रिजर्व से 2 लाख से यू कैन डिक्लेयर अप टू 30,000, ये डिस्कस कर रहा है. द अमाउंट सो ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ करंट ईयर और करंट क्वार्टर incurred in the financial year which dividend is declared. मतलब प्रीसीडिंग प्रॉफिट से आप डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब करंट ईयर में लॉस होगा ना, वो लॉस को पहले से ऑफसेट, मतलब 30,000 में करंट ईयर में मान लो 10,000 का लॉस है, सेट ऑफ कर दीजिए, देन यू विल 20,000 से डिक्लेयर कर सकते हैं. द बैलेंस ऑफ द रिजर्व्स आफ्टर विथड्रॉल शैल नॉट
15%। द बैलेंस बचा हुआ रिवर्स है ना, वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब अगर 15% मतलब इसके 85% ले लो, 3 लैक्स इंटू 85% कितना होगा? 15 मतलब 30 45 होगा, 2 लाख 55। 2.55 के नीचे नहीं तो नहीं जा रहा है ना। आफ्टर एडजस्टिंग योर रिजर्व बैलेंस विल बी 1 लाख प्लस यू आर एडजस्टिंग 30,000, 1.7 2.7। ओके, योर फ्री रिजर्व विल बी 2.7। अगर आपने डिक्लेयर किया 10,000 लॉस एडजस्ट करके 20,000 डिक्लेयर किया, योर लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर फ्री रिजर्व and your dividend will be deducted by 20,000 and you will be balance of 2.7, which is less than 2.55, matlab it is more than 2.55, then you have maintained that it your balance of reserves, sorry, my mistake, it is your balance of reserves कितना होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फॉर फ्री रिजर्व्स, मतलब 45,000 के नीचे नहीं गिरना चाहिए। 45,000 के नीचे तो नहीं गिर रहा है ना, योर रिजर्व्स आर 1.7 lakhs, so you are maintaining your whole profit reserve ratio also. These conditions need to be complied if you are paying from your reserves, previous year's financial reserves. Then क्या करना है? Then what are the other conditions that 123 section is? This is the basic conditions of how you can declare dividend. Then what are the additional conditions? No dividend shall be declared and paid other than from free reserves. अगर आपके पास फ्री रिजर्व्स नहीं है तो you cannot declare only from free reserves. ऑलरेडी कमिटमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशन होगा, उसके लिए आप रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं। कमिटेड रिजर्व्स को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते डिविडेंड के लिए। एंड नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डिप्रिसिएशन आर नॉट प्रोवाइडेड है। वही बोल रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर मान लो लास्ट 2 ईयर्स में आपको लॉस आ रहा है, लास्ट ईयर डिक्लेयर नहीं किया, इस ईयर डिक्लेयर नहीं किया, मतलब लास्ट ईयर डिक्लेयर नहीं किया और इसी ईयर डिक्लेयर करना चाहता है, आपके पास रिजर्व्स है, शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन आपको समझ में आ गया, आपको देने के लिए आप देना चाहते हैं, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में जो भी लॉस होगा, ऑपरेटिंग लॉस और डिप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंडिचर ही है ना, वो भी लेस करना है। जो भी प्रीवियस ईयर में अनएडजस्टेड डिप्रिसिएशन होगा लॉस की वजह से, वो डिप्रिसिएशन ऐड करके टोटल अमाउंट ऑफ लॉस को आपको डिडक्ट करने के बाद जितना बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व्स होता है उसको ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नॉर्मली ये ऑफसेट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई नहीं हुआ है तो देन यू हैव टू एडजस्ट एंड देन डिटरमाइन योर फ्री रिजर्व्स। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? सो एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 23 25 26 फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड मान लो इसके एजीएम होगा 2026 38 सितंबर में, उसमें डिक्लेयर होगा। इस साल का आपको प्रॉफिट देखा है, अच्छा है, आपने डिक्लेयर करना चाहता है, तब क्या कर सकते हैं आप? बीच में पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड प्रपोज करना है ना कितना है, वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, फिर उसको एक जनरल मीटिंग ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करके उसमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेके देन यू कैन पे द डिविडेंड। इसके लिए ये प्रोसीजर बताया गया। पहले क्या करना है, बोर्ड में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर एट होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग। पहले क्या करना है, यू हैव टू propose and you have to take approval through annual general meeting for surplus profits, profit and out of profits of the financial year, profit generated in the quarter preceding to the date of declaration of। आप क्या कर सकते हैं, preceding financial year में प्रॉफिट से या अप टू क्वार्टर एंड, मतलब Q1 अप्रैल टू जून, Q2 जुलाई टू सितंबर, वो जितना पीरियड जो है उस पीरियड तक आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और क्या होगा, in case of company has incurred any losses during the quarter, if the company has losses in the current financial year or current quarter, then preceding to the day such interim dividend shall not be declared at a rate higher than, same condition नॉर्मल केस में कितना अप्लाई कर रहे हैं, एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 years के एवरेज लेके उतना किया है, उसको एवरेज को ज़्यादा नहीं करना है करंट इंटरिम डिविडेंड को। क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होगा इसी साल में प्रॉफिट है तो नॉर्मल क्या सिनारियो होगा उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा द रेट।
देन प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अभी तक जितना एक्सप्लेनेशन किया है ना वो एक्सप्लेनेशन इधर आता है. 123(4) states that the amount of dividend, interim dividend shall be divided to a scheduled bank account within 5 days. सॉरी मैं 7 days मेंशन किया हूँ. विदिन 5 days में डिक्लेयर करने के बाद विदिन 5 days में सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. मोर ओवर, नो डिविडेंड शैल बी पेड फ्रॉम द कंपनी इन एनी शेयर एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर और टू हिज बैंकर. मतलब किसको पे करना है? ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, और if you are holding it through demat then to your registered banker. if you have assigned, मतलब जो भी फंड्स होता है मेरा बैंक अकाउंट, मतलब मैं ये बैंकर को ट्रांसफर कर दूँ, वो सेपरेट बैंक अकाउंट डिटेल्स देगा, उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा. नहीं तो बैंक को डिटेल्स जमा होगा, सिर्फ देन बैंक विल क्रेडिट द अमाउंट टू योर अकाउंट. ऑर्डर टू हिज ऑर्डर और टू हिज बैंकर शैल नॉट बी पेएबल एक्सेप्ट इन कैश. मतलब यू कैन नॉट पे एक्सेप्ट इन कैश, मतलब only in cash, other than in cash मतलब distribution of assets. I can pay right 10 लोग है, 10 लोग को एक CPU दे के, मतलब एक एसेट, कंप्यूटर एसेट डिस्ट्रीब्यूट करके ये आपके आपस बांट लो. आप यू कैन सेल इट आउटसाइड एंड यू कैन रियलाइज द अमाउंट एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर सेल्फ. ये एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूट. इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग माई सेल्फ आई कैन डिस्ट्रीब्यूट योर, सपोज यू आर होल्डिंग 10 लाख शेयर्स इंटू 10 रुपीज. एग्जाम्पल कितना हो सकता है? 1 करोड़. 1 करोड़ का एक एसेट निकाल के आपको दे सकते हैं, बट आई कैन नॉट डू दैट. डिवीजन ऑफ एसेट्स, आई कैन नॉट डू डिवीजन ऑफ एसेट्स. I cannot pay through division of assets. I can only pay through I can only pay by cash. However, the company capitalize the profits of reserves by issuing. वन मोर तरीका है एसेट डिस्ट्रीब्यूट करना, और कैपिटलाइज करने के लिए और एक तरीका क्या है? इफ यू वांट टू रिटेन योर रिजर्व्स, इफ यू वांट टू कैपिटलाइज देम, यू कैन कैपिटलाइज बाय इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स करके आपका जो रिजर्व्स है वो आप कैपिटलाइज कर सकता है. एनी डिविडेंड पेएबल इन कैश शैल बी पेड बाय चेक और वारंट, मतलब एक स्टेटमेंट के थ्रू पे कर सकते हैं. मतलब एक इतना इस अकाउंट में पे करना है, एक पेमेंट एडवाइस के थ्रू. रिस्ट्रिक्शन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्या रिस्ट्रिक्शन होगा? इफ यू आर फेल टू कंप्लाई विद 73-74, क्या होगा 73-74? प्रोविजंस रिलेटिंग टू फिक्स पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक डिपॉजिट्स का प्रोविजंस, इफ यू आर फेल टू पे इंटरेस्ट, इफ यू आर फेल टू pay the repayment of public deposits, then you cannot declare dividend under section 123(6). You are restricted to declare dividend if you are failed to comply with the provisions of 73 and 74 of companies. So long, मतलब till your default continues in those public deposits, you cannot declare dividend in your company. What is meant by unpaid dividend अभी डिस्कस किया है. एक पीरियड बोला है ना, वो पीरियड तक अगर 30 डेज में पे करना है, 30 डेज में पेमेंट नहीं हुआ है तो it has been declared by the, but has been not paid or claimed from the date of declaration of dividend. You need to pay from the date of declaration of dividend. If you have not paid, it will be classified as unpaid dividend. Unpaid dividend क्या करना है? The company shall within 7 days from the date of expiry of 30 days transfer the total amount to a special account called unpaid dividend account. एक शेड्यूल बैंक में एक अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर करना है. देन कंपनी क्या करना है? विद इन ए पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द मेकिंग ऑफ ट्रांसफर, इट शुड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ नेम्स कंटेनिंग द लास्ट नोन एड्रेस. किस किस का नाम है, लास्ट नोन एड्रेस है, वो सारा विद इन 90 days में एक प्रिपेयर करके गवर्नमेंट वेबसाइट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अप्रूव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, एनी वेबसाइट अप्रूव्ड फॉर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस इन सच फॉर्म ऑफ मैनर एज मे बी. देन इफ एनी डिफॉल्ट इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट, मतलब हम बोला है ना विद इन 7 days में सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया, कंपनी ने डिफॉल्ट किया, किसी ऑफिसर जिसका रेस्पॉन्स वो डिफॉल्ट किया, क्या होता है? यू नीड टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% per annum on the amount outstanding. Then if any person has been claimed entitled to the money, then the company may अप्लाई टू द कंपनी. जिसके पास वो डिटेल्स मिला है, वेबसाइट में देखा है, वो क्या कर सकते हैं? ही कैन अप्लाई टू द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ मनी. देन क्या होता है? एनी मनी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट इन प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर एंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट सिक्योर्ड, क्या करना है? shall be send a statement on such transfer to the authority and administrators of the
मतलब किसको देना है डिविडेंड, आरओसी को देना है आपका। अगर सेबी आपको सेबी अप्लीकेबल है, मतलब यू आर ए लिस्टेड कंपनी, देन यू नीड टू फाइल योर जो भी आप बैंक में इंटरेस्ट हुआ है, जितना अमाउंट पेंडिंग में है, वो सारा डिटेल्स यू नीड टू फाइल योर रिव्यूइंग अथॉरिटीज, जो भी आपका प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो भी है उसको डिस्क्लोज करना है। देन ऑल शेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड हैज बीन फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स तक, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, 7 ईयर्स के बाद में वैसे ही रहा है, क्या करना है, यू नीड टू ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट करने। यू नीड टू ट्रांसफर फंड प्लस amount of interest accrued on that fund. You need to transfer total amount to the investor education and protection fund after 7 years. Then the claimant, provided that any claimant of the shares transferred above shall be entitled to claim the transfer of shares investor account in accordance with the मतलब किसी के पास वो डिविडेंड नहीं मिला है ना, अगर किसके पास वो शेयर्स ट्रांसफर किया है, क्लेमेंट ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड अबव शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एंड सबमिशन ऑफ, कोई ट्रांसफर किया है जिसकी वजह से उसका डिटेल्स अपडेट नहीं हुआ है, उसका भी पता नहीं चला, बाद में पता चल गया, देन यू कैन आस्क फॉर शेयर्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड to that extent of your claim. If company fails to comply, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन फंड को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने में कंपनी डिले किया है, क्या होगा, कंपनी में क्या लायबिलिटी आएगा, पहले पेनाल्टी ऑफ 1 लाख रुपीस आएगा, फिर एक मतलब 7 ईयर्स के बाद पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रांसफर नहीं किया है, देन यू विल बी लायबल फॉर 1 लाख पेनाल्टी. विथ रेस्पेक्ट टू कंटिन्यूइंग पेनाल्टी you will be further 500 rupees per day subject to a maximum of 10 lakh rupees. You will be liable for subject to a maximum of 10 lakh rupees. मतलब पहले पेनाल्टी जो होगा 1 लाख होगा, कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के लिए 500 पर डे, विथ मैक्सिमम कितना होगा, ये कैप टू 10 लाख रुपीस. ओके, देन इफ यू आर ए पर्सन, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट लाइबल टू ए पेनाल्टी ऑफ कितना होगा, 25 लाख, सॉरी 25,000 एंड कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के लिए 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज. ओके, ये पेनाल्टी है. और क्या करना है, अकॉर्डिंग टू 125(5) अनक्लेम्ड डिविडेंड में अप्लाई, एंटाइटल्ड टू अनक्लेम्ड डिविडेंड में अप्लाई टू IEPF फॉर पेमेंट ऑफ मनी क्लेम्ड. दे कैन, आप क्या कर सकते हैं, दे कैन अप्लाई टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड for the money. Okay, punishment of failure to distribute dividend, मतलब अभी बोला है ना विद इन 30 डेज में क्या करना है, कंपनी डिविडेंड को पेमेंट करना है. बट इफ द कंपनी हैज फेल्ड, क्या होता है, प्रोविजंस क्या है वो देखते हैं. इफ द कंपनी हैज फेल्ड, देन वंस द डिविडेंड अरेंज द कंपनी एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट थ्रू एडवाइस और थ्रू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स यू नीड टू पे द अमाउंट विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज. इफ यू फेल टू डू दैट, देन if he is knowingly part of the, मतलब intentional है तो, then you will be punishable with a fine of imprisonment of 2 years which shall not be less than 1,000 rupees every day. default के लिए 1,000 rupees every day. You will be punishable with imprisonment which may extend to 2 years, and for every day continuing default you will be liable for 1,000 rupees per day till the default continues without any cap. मतलब जितना लेट होगा उतना पेनाल्टी बढ़ता जाएगा. Then moreover the company shall be liable to pay simple interest of कितना, आपको डिक्लेयर किया है 30 डेज के पे नहीं किया है तो 18% के इंटरेस्ट चार्ज करके आपको पे करना. 30 डेज के बाद जितना डेज का डिले होगा उतना डेज के लिए 18% चार्ज करके पेमेंट करना पड़ेगा. हाउएवर इफ कुछ सिचुएशंस आया है जिसकी वजह से कंपनी नहीं कर पाया, वो क्या क्या सिचुएशन है, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफॉल्ट. मतलब कंपनी कुछ ऑफेंस नहीं किया है, वो सिचुएशन है कंपनी हैज कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ. कुछ रीजंस है ऑपरेशन ऑफ लॉ, उन्होंने बोला है कि कंपनी के बंद रखने के लिए, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं हुआ है. एंड द शेयर होल्डर्स हैव गिवन डायरेक्शंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड दोज डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद.
एक शेयर होल्डर ने एक डायरेक्शन दिया है कि इसे पे करो, बट द डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू परफॉर्म, इसकी वजह से डिले हुआ है, देन दिट इज नॉट कंपनीज डिफॉल्ट और which will be considered as offense. Then there is a dispute regarding right to receive dividend. If any dispute is going on with the court or something regarding right to receive dividend, then it will not be considered lawfully adjusted by the company or against sum due from the shareholder. शेयरहोल्डर ने कुछ गुड्स खरीदा है, वो पे नहीं किया है, तब कंपनी ने एडजस्ट किया है अभी, देन इट विल बी, देन फॉर एनी अदर रीजन फेलियर टू पे डिविडेंड was not due to the default on the part of the company. जो भी रीजन है वो not due to the part of the company. What is final dividend, what is interim dividend, अभी आपको पता चल गया होगा. ईयर एंड के बाद जो डिक्लेयर होता है वो फाइनल डिविडेंड है, मतलब एजीएम ऑफ द कंपनी जो डिक्लेयर होता है वो फाइनल डिविडेंड है. नॉर्मली इंटरिम में ईजीएम कंडक्ट करके जो डिक्लेयर होता है वो इंटरिम डिविडेंड है. अभी पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड पहले क्या देखना पड़ेगा, ऑडिटर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या प्रोसीजर लिखा हुआ है वो प्रोसीजर देखना पड़ेगा. देन बोर्ड मिनट्स में बोर्ड ऑथराइज कितना प्रपोज किया है, देन ईजीएम ऑफ द शेयर होल्डर में, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, व्हाट दे हैव फाइनलाइज्ड एज डिविडेंड, व्हाट दे हैव डिक्लेयर्ड एज डिविडेंड, वेरीफाई वेदर अमाउंट हैज बीन कैलकुलेशन ऑफ द, अभी बोला है ना एक कैलकुलेशन होता है 123 में, उस हिसाब से कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन हैज बीन मेड एक्यूरेटली, प्रोविजन, देन एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट जो भी अभी 123 डिस्कस किया है उस हिसाब से कॉम्प्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है. देन ऑडिटर मस्ट वेरीफाई टोटल डिविडेंड अमाउंट ट्रांसफर टू शेड्यूल बैंक अकाउंट विद इन 5 days, मतलब वो टाइम पीरियड के साथ कंप्लाई किया है या नहीं किया है कंपनी, वो चेक करना है. देन मस्ट इंश्योर द डिविडेंड हैज बीन पेड टू राइटफुल ओनर, और जिसके नाम नंबर ऑफ रजिस्टर्स में उसको भी पेमेंट जो डिविडेंड पेमेंट पे करना है, वैसे पे किया है या नहीं किया है. यू हैव टू चेक टू द पेमेंट हैज बीन सेंट एंड रिकंसाइल द अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बैलेंस इन द बैंक अकाउंट. पेमेंट के साथ आपका क्या होगा, बैलेंस क्या होगा, कम होगा. यू नीड टू चेक विद द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट. रिकंसाइल द अमाउंट ऑफ डिविडेंड वारंट्स इश्यूड अलॉन्ग विथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बैंक अकाउंट. वेदर सफिशिएंट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, मतलब जिसके पास बैंक अकाउंट से या कुछ मिसिंग है उसको मेल सेंड किया है या करेक्टेड डिटेल्स लेने के लिए एफर्ट्स लिया है, वो चेक करना है कंपनी को. देन ऑडिटर कम्स अक्रॉस एनी इरेगुलरिटीज, देन इट कैन बी करेक्टेड है तो पहले मैनेजमेंट को बोल के उसको करेक्ट करना पड़ेगा. अगर नहीं कर रहा है वो बड़ा गलती है तो देन यू नीड टू ब्रिंग एज एन ऑडिटर टू द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डर्स. ऑडिट प्रोसीजर फॉर इंटरिम डिविडेंड, ये क्या करना है इंटरिम डिविडेंड में, पहले नॉर्मल प्रोसीजर होता है, आर्टिकल्स देखना है, मिनट्स बुक देखना है, शेयर होल्डर्स का मिनट्स बुक देखना है, वेदर अप्रूवल और नॉट, कितना अप्रूव किया है. देन क्रिटिकली अप्राइज द जस्टिफिकेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, मतलब इंटरिम डिविडेंड क्यों पे कर रहा है, मतलब रीज़न क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है, इंटेंशन क्या है, वो देखना पड़ेगा. ऑडिटर मस्ट आस्क द क्लाइंट टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड. देन after doing that, auditor, these are the audit points actually. Interim dividend deposited to a scheduled bank within 30 days में you need to check whether the dividend has been deposited or not. Then the auditor must ensure that the payment is made to rightful owner. Unpaid dividend का सेम ही पॉइंट्स होगा. क्या करना है, पहले किस किस का पेंडिंग है डिविडेंड पेमेंट, किस किस का पेंडिंग है वो डिटेल्स लेना पड़ेगा. और अगर अनपेड डिविडेंड आपका कंपनी को ऑडिट कर रहा है उसका अप्लीकेबल है तो पहले डिटेल्स लेना पड़ेगा. डिविडेंड पेबल, कितना डिविडेंड पेबल है, कितना शेयर्स, वो सारा डिटेल्स लेना पड़ेगा. शुड कंडक्ट इंक्वायरी टू आइडेंटिफाई वेदर एनी पार्ट ऑफ द कंपनी, ये डिविडेंड क्यों अनपेड रह गया, वेदर देयर इज ए डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी और इट इज ए जेन्युइन अनपेड डिविडेंड, वो ऑडिटर ये चेक करना पड़ेगा. देन द ऑडिटर शैल वेरीफाई मैनेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड डॉक्यूमेंट्स, अगर उसमें से कुछ भी रिटर्न हो रहा है, पेमेंट हुआ है, वो सारा डिटेल्स के लिए यू नीड टू चेक. एंड वेदर शैल डिटरमाइन वेदर द डिविडेंड अमाउंट इज एक्यूरेटली कंप्यूटेड एंड पेड. देन 30 days में क्या करना है, विद इन 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 days सेपरेट बैंक अकाउंट में, मतलब शेड्यूल बैंक में एक सेपरेट बैंक अकाउंट में अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके उसमें ट्रांसफर किया है या नहीं किया, वो चेक करना है एज एन ऑडिटर. Then if there is any default on the company, whether the company has defaulted along with applicable interest,
इंटरेस्ट 12% पर एनम अप्लीकेबल इंटरेस्ट के साथ डिपॉजिट किया या नहीं किया वो चेक करना है. देन अनपेड डिविडेंड ऑन इट्स ओन वेबसाइट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस. डिटेल्स क्या करना है, कंपनी अप्रूव्ड वेबसाइट में डिस्क्लोज किया है वो किया है या नहीं किया वो चेक करना है. देन ऑडिटर शुड हैज बीन राइटफुल, मतलब पेमेंट जो भी हुआ है उसमें से वो राइटफुल ओनर को हुआ या नहीं हुआ है, किसी ने अप्रोप्रिएट किया पर्सनल अकाउंट में लिया है ये चेक करना है. वो किसी ने क्लेम नहीं कर रहा है, हम एज एन ऑफिसर नोइंग अबाउट द इंटरिम डिविडेंड अनपेड आई एम क्लेमिंग टू माय पर्सनल अकाउंट, ऐसा कुछ फ्रॉड भी कर सकता है ना, वो कुछ फ्रॉड किया है या नहीं किया वो चेक करना है. देन इन केस ऑफ एनी अमाउंट अनपेड एंड रिमेनिंग फॉर मोर देन 7 मंथ्स क्या करना है, उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोडक्शन फंड को ट्रांसफर करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. तो इसे किया है या नहीं किया है वो चेक करना है. ऑडिटर वेदर ऑल द शेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ अनपेड डिविडेंड हैव बीन ट्रांसफर टू आईईएफ वो चेक करना है. दिस इज व्हाट योर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल एलिमेंट्स ये कंप्लीट हुआ है. एक बार देख लीजिए पूरा डिविडेंड, आई थिंक इस बार ये डिविडेंड ही पूछेगा, एक बार पूरा देख लीजिए. मैं नेक्स्ट ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो चेक करता हूँ. लास्ट चैप्टर स्टार्टिंग फर्स्ट 8.1 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल का ऑडिट वो दोनों कवर कर देते हैं आज. अब बहुत टाइम है ना, वो दोनों कवर करके फिर नेक्स्ट क्लास में और 2 क्लासेस में हमारा सिलेबस खत्म होगा. अभी चार्ट्स जो अपलोड किया है ना वो देखा है क्या, व्हाट्सएप में चार्ट्स अपलोड कर रहा है ना, वो आपको यूज़फुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखा है ना. तो थोड़ा आपको समराइज करने में यूज़फुल हो रहा है या और कुछ चाहिए तो बोल दीजिए. अभी जो चार्ट्स दे दूंगा ना फिर बाद में आपको यूज़फुल. हम्म हम्म आपको मतलब समरी पॉइंट्स चाहिए. हाँ, आईसेट के लिए सारा वो यूज़ कर सकते हैं. हाँ ठीक है ठीक है. ये ट्राई कर देता हूँ. नहीं नहीं मैं एक समरी करके ठीक है. वो मतलब मैं देखता हूँ कि एक अकरेंस एग्जिस्टेंस ऑब्लिगेशन में 3-4 पॉइंट ऐसे आना चाहिए सारा का कॉमन होगा. वो स्पेशल केसेस में आप थोड़ा पढ़ के जाइए कि थोड़ा इंक्लूड करने के लिए वो 2-3 पॉइंट आप ऐड करने के लिए मैं ऐसे करूँगा. और नीचे भी आपको सजेशन दे दूंगा, सजेशन पॉइंट्स है ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो जैसे बना के ट्राई कर दूंगा. ये नोट्स की तरह दे दूंगा, मतलब एक चार्ट की तरह नहीं, एक नोट्स की तरह ट्राई देने को ट्राई करूँगा. ठीक है. हाँ ये मैंडे मतलब मैं सोच रहा हूँ इसमें से आएगा. मैं अभी इसलिए पूछ रहा हूँ डिविडेंड इस बार मेरा माइंड में आ रहा है डिविडेंड आएगा. डिविडेंड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट से ऐसे ही आता है. अगर कुछ डिविडेंड डिटेल से पूछना है तो डिविडेंड इज इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट दे कैन. लास्ट टाइम भी शायद बिट से ऐसा पूछा है. इस बार मेरे हिसाब से आप एक बार डिविडेंड घर जाने के बाद एक बार देख लीजिए, मेरा गट फीलिंग है इस बार डिविडेंड ही पूछेगा. हॉस्पिटल, हाँ वो दोनों चैप्टर आज कवर कर देते हैं और बाकी सब बैंकिंग का आ रहा है ना, हेल्थ केयर वही हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन वो दोनों.
ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, 8 चैप्टर। ये क्यों डिफरेंट बोला है, मतलब क्यों डिफरेंट? नॉर्मल कंपनी एक प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है नॉर्मली, जो भी कंपनी से एक गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, जो भी है एक प्रोफेशनल सर्विस होगा। बट आपका इसमें जो बोला है ऑडिट में, स्पेशल अंडरटेकिंग बैंकिंग के, बैंकिंग ऑडिट, बैंकिंग एक्ट अप्लाई होगा, आरबीआई एक्ट अप्लाई होगा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस पर नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव तो चलता है। और हेल्थ केयर सेक्टर में आपको स्पेशल केसेस आता है, इन पेशेंट आउट पेशेंट रजिस्टर बिल्स, वो मोस्टली कैश बेसिस में चलता है। वो सारा डिफरेंट पॉइंट्स को एड्रेस करने के लिए ये स्पेशल ऑडिट में इंक्लूड करके बोल रहा है। लोकल अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट को ऑडिट कैसे करना है, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल अथॉरिटी, उसको ऑडिट कैसे करना है, वो सारा चीज़ आपको एक आइडिया देने के लिए कैसे ऑडिट करता है। इसके लिए नॉर्मली आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पहचान वाला कोई आरएमपी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई हॉस्पिटल के लिए आप ऑडिट में जा सकते हैं। उस केसेस में कैसे क्या होता है हॉस्पिटल में ऑडिट करने के लिए, क्या क्या होता है, वो सारा चीज़ एक बार हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग अपडेट करने के लिए। सो आप बोलिए हॉस्पिटल में आप क्या क्या देखा है, कभी कभी हॉस्पिटल गया होगा ना, क्या होता है प्रोसीजर, जाने के बाद क्या करता है? पहले अपॉइंटमेंट लेता है ना, अपॉइंटमेंट में क्या करता है, अपॉइंटमेंट फीस पे करता है अपॉइंटमेंट के लिए। एक है कंसल्टेंसी फी, मान लो कंसल्टेंसी फी, ओके। नेक्स्ट क्या करेगा? हाँ, नॉर्मली अब लास्ट में आ गया अब चेकअप, ओके, ट्रीटमेंट वो छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या होगा? मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन, कुछ मेडिसिन होगा नॉर्मली, अगर आउट पेशेंट है तो मेडिसिन, मेडिसिन स्टोर का मेडिसिन बिल। नेक्स्ट और क्या होगा? हाँ, ये आउट पेशेंट के लिए हो गया। अगर इन पेशेंट हो गया, आप आउट पेशेंट, ये इन पेशेंट हो गया। हाँ, रूम, रूम रेंट, बेड चार्ज, कॉमन, ये मेडिसिन वो सब कॉमन है। और आपका जो अकम्पनीड आ गया उसको भी क्या कर सकते हैं हम, पहले हेल्थ केयर डिस्कस करेगा, फिर बाद में एजुकेशनल भी डिस्कस करेगा, ओके। बाद में क्या होगा? आपका जो अकम्पनीड है उसको अगर कंपनी के साथ कोई गेस्ट हाउस फैसिलिटी बिसाइड में अवेलेबल है तो गेस्ट हाउस का रेंट भी कलेक्ट कर सकते हैं, गेस्ट हाउस रेंट, एंसिलरी रेंट। और फूड चार्ज, मतलब हॉस्पिटल सर्विस चार्ज उसमें चले जाता है। मतलब हर कोई, वो मेजर यही होता है। ब्लड टेस्ट, मतलब लैबोरेटरी फी, लैबोरेटरी का टेस्ट होता है ना, लैबोरेटरी टेस्ट चार्ज, एक्सरे वगैरह, वो सारा चीज़ लैबोरेटरी टेस्ट चार्ज में कवर करते हैं, ओके। ये सारा नॉर्मल, मतलब मेजर इनकम्स होता है। अगर हॉस्पिटल के बाद एडिशनल क्या होता है, कोई इन्वेस्टमेंट्स किया है उसके में इंटरेस्ट या कुछ वो हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स आपका, मतलब फ्री हॉस्पिटल है, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर आ रहा है तो गवर्नमेंट से ग्रांट्स ये कुछ वो भी कवर करना पड़ेगा। जो भी रिसिप्ट इनकम जो भी है, अगर कोई स्कीम के अंडर आपने ऑपरेशन किया है उसका अमाउंट जो है वो इधर इंश्योरेंस कवर होगा, ये गवर्नमेंट से कवर होगा, वो भी रियलाइजेशन चेक करना पड़ेगा। ये सारा इनकम्स हो गए। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस क्या होता है हॉस्पिटल में? ये सारा आपका इनकम्स। एक्सपेंस क्या होता है? या इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा नॉर्मल, स्पेशल बोलिए हॉस्पिटल के लिए। डॉक्टर सैलरीज, मेजर वही होता है, डॉक्टर सैलरीज। एंड देन इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन, हॉस्पिटल इक्विपमेंट बड़ा होता है ना, डेप्रिसिएशन। और क्या हो सकता है? वो ये ओके। अदर मिसलिनियस है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एक्सेट्रा, मेजर यही होता है।
डॉक्टर सैलरीज होता है, इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन होता है, मेडिसिन मेडिसिन परचेज इन्वेंट्री, मेडिसिन इन्वेंट्री होता है। ओके, ये सारा चीज़ विद दिस अंडरस्टैंडिंग वो कैसे ऑडिट करता है, मतलब क्या होगा, पहले एक पेशेंट आएगा, उसका नाम एक रजिस्टर, पेशेंट रजिस्टर में, इन पेशेंट रजिस्टर में एंट्री होगा। उसके बाद क्या होगा, उसको मान लो 300 चार्ज है, तो जितना पेमेंट उस साल में आया है एवरी डे, मतलब एवरी डे मान लो सपोज 100 पेशेंट्स आया है, 100 इंटू 300, नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए बैंक में, उतना अमाउंट अगर कैश में लिया है तो उतना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए। जितना अमाउंट कैश में लिया है उतना अमाउंट 100 इंटू 300, 30,000 बैंक में नेक्स्ट डे क्रेडिट होना चाहिए। जितना कैश में रिसीव है, मान लो पूरा मैं एग्जाम्पल में कैश में लिया हूँ, उतना अमाउंट बैंक में नेक्स्ट डे क्रेडिट होना चाहिए। और जो भी टेस्ट लिखा है, मतलब सम ब्लड टेस्ट, कुछ अदर एक्सरे, वो सब लिखा है, उसका टेस्ट का लिस्ट आपको मिला है, इतना ब्लड टेस्ट हुआ है इस महीने में, उसके साथ उतना रिसिप्ट आपको कलेक्शन हुआ है, एक सैम्पल बेसिस में पिकअप करके आप चेक कर सकते हैं। पेशेंट नंबर 21, उसका ब्लड टेस्ट का अमाउंट रिसीव हुआ है नहीं है, एक सैम्पल बेसिस में उसका बिल में चेक कर सकता है। पेशेंट नंबर बाय 21 बिल देख के यू कैन चेक वेदर द अमाउंट, मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड हैव बीन प्रॉपर्ली बिल्ड एंड अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड और नॉट, यू नीड टू इंश्योर। ओके, 1 पॉइंट वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट, जो भी रूम रेंट है वो वही सेम पॉइंट है कि जो भी अमाउंट चार्ज हुआ है उस पेशेंट को, सर्विसेज प्रोवाइड हुआ है, वो बिल होके अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक पॉइंट चेक करना है। वो मेजरली उसको ऑडिट कैसे करेंगे वो सारा चीज़ एक बार देख लेते हैं। ऑडिट ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, नॉर्मली हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस ओरिएंटेड होता है, मतलब एक ट्रस्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हो सकता है। अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया है तो एक कंपनी के थ्रू या पार्टनरशिप के थ्रू एस्टेब्लिश हो सकते हैं। ये तीनों फॉर्म्स में आपको देख सकते हैं हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एदर ट्रस्टेड इफ यू आर नॉट फॉर प्रॉफिट, and if you are for profit then it may be a partnership or memorandum of association. In case of company, you need to understand what the company can do, you need to read those details, trust deed, partnership agreement, in order to identify the rules and regulations applicable to the, उसका स्टेट लीगल स्टेटस पता होने से क्या क्या रूल्स अप्लाई होता है, क्या क्या रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं वो चेक कर सकता है। नेक्स्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कैसे कंट्रोल्स डिज़ाइन किया है। मैं पेशेंट आया हूँ और चेक किया हूँ, बिना बिल पेमेंट करके चले जा रहा हूँ, वैसे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए ताकि सारा जो बिल हुआ है वो रिकवर होने, नहीं तो पहले पेमेंट होना है फिर सर्विस प्रोवाइड होना चाहिए, वो सारा चीज़ चेक करना है। देन नहीं तो जो भी अगर गवर्नमेंट कवर्ड है तो गवर्नमेंट को क्लेम करने के लिए भी आपको पहले वो सारा इन्वॉइस होना पड़ेगा ना, तभी आप क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट कवर्ड है सारा। पहले आपको वेदर गवर्नमेंट कवर्ड है या नहीं वो सारा चीज़ आपको वेरीफाई करने के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करना है। वो कंट्रोल एक होना चाहिए, पहले आप सर्विसेज प्रोवाइड किया है, बाद में आपको पता चला ये गवर्नमेंट इंश्योर्ड है ही नहीं है, अभी ये भी प्रोवाइड करने में रेडी है, मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है, तब आपका कंट्रोल इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। पहले आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होना चाहिए, फिर बाद में सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो सारा चीज़ वेदर ड्यूली कंप्लीट और नॉट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, read minutes meeting notes, notices and minutes to understand what are the important decisions taken, whether the decisions have been complied during the year or not। अगर मान लो एक बैंक अकाउंट जो भी है एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी चीफ मैनेजर के ऊपर ही वो लोग अपलोड कर सकते हैं, सीईओ लेवल का अपलोड कर सकते हैं, वो ऑपरेशन जो है उसका कंट्रोल मेंटेन हुआ या नहीं हुआ है, कुछ डिसीजन जो इम्पोर्टेंट डिसीजन वो लिए हैं वो डिसीजन से कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। Then verify the receipts related. What are the receipts? If the hospital is run by state government of local government, then you need to verify the grants received to run that hospital freely. You will receive grants from either the local government or state government. You need to check from whether the grants have been received. What are the with the letter you will receive, right? इतना amount of grant हम issue कर रहे हैं, इतना अमाउंट से आपको क्या काउंटर फाइल ऑफ द रिसिप्ट, उस रिसिप्ट को चेक करना पड़ेगा। ओके
काउंटर फाइल नहीं है, रिसिप्ट मतलब बैंक अकाउंट में या कैश बुक में आपका रिसिप्ट एंटर देख करना पड़ेगा। वॉच द पेशेंट एडमिटेड, पेशेंट जो भी एडमिट हुआ है उसका क्या करना है, पेइंग बेड्स बेस्ड ऑन द पेशेंट एडमिशन रजिस्टर, जितना इन पेशेंट एडमिट हुआ है उसका रजिस्टर अपटेन करो, जितना डेज एडमिट का है उतना अमाउंट बेड चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, जितना सर्विसेज हुए एडिशनली फूड या अदर सर्विसेज वो भी एक नर्स को प्रोवाइड किया है, एडिशनल सर्विसेज एडिशनल नर्स, वो सारा चीज़ बिल होना चाहिए, वो सारा बिल हुआ है नहीं, एंड अमाउंट अपटेन हुआ, काउंटर फाइल ऑफ द रिसिप्ट, मतलब पेमेंट करने के बाद क्या होता है, एक उसको रिसिप्ट देते हैं और बाकी कार्बन कॉपी होता है ना, अब हमारे पास रहता है, दो लिखते हैं ना, एक नीचे कार्बन कॉपी करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो काउंटर फाइल ऑफ द रिसिप्ट को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ पैथोलॉजिकल टेस्ट, मतलब कोई डिसीज़ के लिए टेस्ट किया है, डेंगू टेस्ट, मलेरिया टेस्ट, वो सारा टेस्ट जो भी टेस्ट किया है उसके लिए क्या होना, बिल होके रिसिप्ट ऑब्टेन करना। नॉर्मली अभी हॉस्पिटल में प्रोसीजर क्या, पहले बिल करेगा, फिर आपको टोकन मिलेगा, फिर सर्विस मिलेगा, वो सारा रिसिप्ट ऑब्टेन हुआ है या नहीं हुआ है। देन इन केस ऑफ एनी समटाइम्स कुछ अच्छा लोग होता है जिसके पास पैसा होता है, वो क्या करेगा, कुछ गरीब लोग को मदद के लिए वो डोनेशन देता है ताकि हॉस्पिटल जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसके लिए जो भी डोनेशंस रिसीव हुआ है ना, वो डोनेशंस के लिए आपको बैंक अकाउंट का ट्रेस करके जितना डोनेशन जिस कंडीशन के दिया, कभी कभी एक नया इक्विपमेंट खरीदने के भी दे सकता है डोनेशन जो भी है, उस कंडीशंस को कंप्लायंस चेक करना, डोनेशन किस बेसिस में दिया है, अमाउंट रिसिप्ट को बैंक अकाउंट में काउंटर फाइल से चेक करना है, वो सारा चीज़। देन इन केस ऑफ हॉस्पिटल हैविंग गेस्ट हाउस, मतलब पास में कोई गेस्ट हाउस आपका पेशेंट का जो भी लोग होता है ना वो रखने, मतलब एकम्पनी ऑफ पेशेंट जो भी रहता है ना उसको देने के लिए गेस्ट हाउस एक्सेस द कलेक्शंस बेस्ड ऑन द रजिस्टर, मतलब गेस्ट हाउस को किस किस को दिया है, मतलब किस पेशेंट का ईयर दिया है और कितना रेंट है उसका, उतना चार्ज हुआ है और बिल होके फाइनल पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सारा आपको फ्लो चेक करना है। अगर कोई मिसेस है अगर मतलब कोई मिस हो रहा है तो आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल जो भी है वो ठीक नहीं है, वो अंडरस्टैंड करके आपको सारा मतलब आपका सैम्पल्स को बढ़ाना पड़ेगा, वो ही इंटरनल कंट्रोल। देन आपने इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत पैसा है, वो पैसा क्या करेगा, जितना पेशेंट आ रहा है उतना के लिए तो इक्विपमेंट सारा रेडी रखेगा, और उसके से ज़्यादा पैसा है तो वो कहीं और इन्वेस्ट करेगा, कोई बिल्डिंग या कोई शेयर्स में कोई डिपॉजिट्स करेगा, उसमें जो भी अदर इनकम इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी आना है वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड देन लेगेसी डोनेशंस अभी बोला है, जो भी प्रॉपर्टी मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पहले जो भी लोग होता है ना उसके मतलब किसी के कोई मरते समय अगर उसके पास बेटा बेटी नहीं है तो उसका सारा प्रॉपर्टी जो होता है ये हॉस्पिटल के नाम में लिख देता है। ऐसे जो भी डोनेशंस है वो डोनेशंस आपको अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस रिसीव हुआ है तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंप्लाई हुआ है नहीं, एक नया हॉस्पिटल नया बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है, नया इक्विपमेंट हार्ट हमारे मशीन खरीदने को दिया है, वो सारा चीज़ आपको चेक करना है उसी पर्पस को यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। देन पेमेंट्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर एसोसिएटेड विथ मशीन, मशीनरी कॉस्ट जो होता है हॉस्पिटल में वो बहुत ज़्यादा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर के वो पहले क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ साथ प्रॉपर अगर बोर्ड है तो बोर्ड अप्रूवल, इतना अमाउंट एक्सपेंडिचर करने के लिए पहले आप आर्टिकल्स में देखेगा, आर्टिकल्स में क्या प्रोसीजर लिखा है, कितना लेवल का अप्रूवल चाहिए, उस हिसाब से आपको अप्रूवल चेक करना है, प्लस उसके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसके लिए बना खरीदने के लिए पीओ परचेज ऑर्डर लगा डालना पड़ेगा, परचेज ऑर्डर के बाद डिलीवरी गुड्स रिसीव होना चाहिए, रिसीव होने के बाद कैपिटलाइजेशन डेट वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। देन यू नीड टू आल्सो इंश्योर द पेमेंट्स हाउ यू हैव पेड, इनवॉइसेस के साथ पेमेंट चेक करना पड़ेगा, इफ इट इज थ्रू चेक देन काउंटर फाइल्स ऑफ द चेक्स इश्यूड, देन सैलरीज पेड टू स्टाफ एंड मेडिकल, मतलब कभी कभी क्या होता है एक एक्सपर्ट मेडिसिन डॉक्टर को जो आपके पास नहीं है, एक डर्माटोलॉजिस्ट या एक्सटर्नल डर्माटोलॉजिस्ट का आपको कंसल्टेंसी बेसिस में बुलाएगा, उसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा, टर्म्स ऑफ पेमेंट देखना पड़ेगा, क्या पेमेंट के हिसाब से पेमेंट हो रहा है या नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से पेमेंट हो रहा है वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से पेमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा। एंड द
स्टाफ रजिस्टर नॉर्मली यू विल हाउ यू ऑडिट योर पेरोल, उसी हिसाब से पहले क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, सैलरी एग्रीड एज पर लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, इतना सैलरी दे रहा है, वो सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। एंड पी एफ ई एस जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट हो गया वो सबमिट करना है, वो कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूली पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। एंड वेरीफाई डॉक्टर्स रेम्यूनरेशन, अभी डॉक्टर्स को क्या हो, मतलब वो दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप क्या ऑफर्स देगा, जितना पेमेंट के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से पेमेंट हो रहा है, वो सारा चीज़ आप बोल सकते हैं। मतलब अगर जितना ऑपरेशन परफॉर्म किया उतना आपको ऑपरेशन अमाउंट में 10% या 20% वैसे भी एग्रू कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। व्हाट आर द टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर डॉक्टर्स, अपॉइंटमेंट लेटर देख के आपको ये समझ में आ सकता है, उस हिसाब से पेमेंट्स भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारा कैलकुलेशंस आप क्रॉस वेरीफाई करके सैम्पल बेसिस में चेक करने से हो जाएगा 1 महीने या 2 महीने का। एंड परचेजेस फॉर पैथोलॉजिकल टेस्ट की एक्सरे प्लेट्स, वो सारा इन्वेंट्री में आता है। आपका इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे है, पीरियोडिकल वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, जितना डिफरेंस डिस्क्रिपेंसी आ रहा है वो 10% से ज़्यादा है तो अप्रोप्रिएटली एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड हाउ द परचेज ऑर्डर्स आर प्लेस्ड एंड इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, प्रोसीजर क्या है, कंट्रोल्स कैसे है, वो चेक करना है। देन सैम्पल बेसिस में आप पूरा एक वॉक थ्रू करने से आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस अभी बोला है ना, टेलीफोन, सैनिटेशन, फ्यूल बिल्स, वो सारा चीज़ नॉर्मल ऑडिट को, मतलब नॉर्मल इनडायरेक्ट एक्सपेंस को कैसे वेरीफाई करेगा, उस जैसे कर सकता है। वेरीफाई द स्टॉक रजिस्टर फॉर मेडिसिन, फूड आइटम्स एंड अदर इक्विपमेंट, स्टॉक ऑडिट करना है, यू नीड टू ईयर एंड क्या करना है, यू नीड टू ऑब्टेन द स्टेटमेंट एंड यू नीड टू वेरीफाई द इन्वेंट्री फिजिकल वेरिफिकेशन करके आपको एग्जिस्टेंस को टेस्ट करना पड़ेगा। देन फॉर फिक्स्ड एसेट्स आल्सो यू नीड टू वेरीफाई फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर इन्वेस्टमेंट यू नीड टू ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर आपके पास लेटर होता है ना, अलॉटमेंट लेटर, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। आपके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है, अगर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट है तो डिमैट फॉर्म है तो आप कंफर्मेशन ले सकता है, जिसके पास डिमैट अकाउंट है उसको बेच के। देन डिप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग, एसेट में क्या चेक करेगा, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, आपके पास कोई टेक्नोलॉजी राइट है तो उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन, वो सारा चीज़ प्रॉपरली चार्ज, डिप्रिसिएशन कैसे, मतलब प्रीवियसली वी हैव रेड ऑल दिस पॉइंट्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मतलब वो कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा टिल द एसेट इज इन यूज, पुट टू यूज से ईयर एंड तक, अगर सेल हो गया तो ईयर स्टार्टिंग से डेट ऑफ सेल तक की डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, वो सारा चीज़। लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज एंड वेरीफाई देम विद द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एरियाज ऑफ बिल्स, क्या क्या लाइबिलिटीज होता है, अगर कोई परचेस किया है, क्रेडिट में परचेस किया है वो लाइबिलिटीज़, और कोई लोन्स लिया है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब किस बेसिस में उन्होंने लोन दिया है, लोन डॉक्यूमेंट्स देख के वो सारा चीज़ आपको वेरीफाई कर सकता है। एरियर्स, इतना एरियर्स ठीक से कैलकुलेट हुआ, जो भी लाइबिलिटीज है वो प्रॉपरली वैल्यूड एट द ईयर एंड और नॉट, यू नीड टू चेक एंड confirm whether the financial statements have been prepared in applicable format. If it is not for profit, then it must be income and expenditure account. No, it will be income and expenditure account, and if it is company है तो company format में prepare करना है. If it is partnership and other, you will format in newly format account of T shape, मतलब T shape नहीं, long balance sheet format. Okay, वो उस हिसाब से format के हिसाब से, अगर वो income and expenditure non profit है तो you instead of you will prepare income and expenditure account and balance sheet, you need to check for those items. एक बार देख लीजिए, ये तो बहुत समरी में दिया है और ज़्यादा पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बट ये बहुत समरी पॉइंट्स है। देन एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या होगा, स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या होते हैं एजुकेशन में। आप एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्टडी करने के लिए आप पहले क्या होता है, एक एडमिशन टेस्ट लेगा, एडमिशन फीस लेके, सो यू विल चेक फॉर एडमिशन फीस फर्स्ट। फर्स्ट एक स्टूडेंट को एडमिशन फीस होता है, उसके बाद एडमिशन क्वालिफाई होगा, एडमिशन ले लिया, देन ट्यूशन फीस, थर्ड
अदर फीस बुक्स यूनिफॉर्म वो सारा चीज़ अदर फीस. फोर्थ वन अमाउंट्स फ्रॉम फाइन्स एंड फाइन्स भी डालते हैं ना. यू हैव नॉट वेयर टाई बेल्ट शूज. फिफ्थ वन हॉस्टल फैसिलिटी दिया है तो हॉस्टल. और सिक्स वन अदर फीस में भी आता है वो. अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए डांसिंग के लिए 100,000 रुपीज़ पे कर दीजिए. ये सारा चीज़ एडिशनल फीस में आता है. और पेमेंट्स क्या होता है. और एक होता है डिपॉजिट. हॉस्टल फीस में कुछ पहले कुछ डिपॉजिट जैसा लेता है ना. नॉर्मली 5,000 पॉकेट मनी डिपॉजिट ऐसा लेता है. एक हॉस्टल मनी मिसलेनियस डिपॉजिट. हॉस्टल मिसलेनियस डिपॉजिट. डोनेशंस. हाँ. स्कॉलरशिप्स. इनकम साइड ही लिख रहा हूँ. डोनेशन स्कॉलरशिप्स सारा डोनेशन बेस्ड में सीट सेल करते हैं ना यूनिवर्सिटी या वो सारी चीज़ें ऐसे. इसलिए स्कॉलरशिप देता है ना. मतलब स्कॉलरशिप्स कैसे आता है. ये स्कॉलरशिप दे सकते हैं वो भी होता है. ये स्कॉलरशिप इधर भी आता है इधर भी आता है. स्कॉलरशिप किसी और मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स आता है वो भी रिसीव होने को चेक करना पड़ेगा. हाँ स्पॉन्सर जैसा. स्कॉलरशिप्स एंड स्पॉन्सरशिप्स ये सारा डिफरेंट डिफरेंट. आप कैसे ट्रैक करेगा. पहले एडमिशन फीस जितना स्टूडेंट्स उसी साल में एडमिट हुआ है उसका एडमिशन लेटर्स प्लस हाँ एडमिशन लेटर्स इनटू एडमिशन फीस चेक करना पड़ेगा. उतना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. जितना एडमिशन लेटर इश्यू हुआ है उससे इनटू एडमिशन फीस जितना है वो उतना अमाउंट रिसीव होना चाहिए. वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. एंड क्लास वाइज यू नीड टू ऑब्टेन दैट. सपोज स्टूडेंट वाइज यू नीड टू ऑब्टेन ट्यूशन फीस कितना होगा, अदर फीस कितना है, और कुछ फाइन्स चार्ज हुआ है तो उसका रिसिप्ट कैसे ले रहा है. हॉस्टल है तो हॉस्टल फैसिलिटी का फीस कितना है. और हॉस्टल मिसलेनियस डिपॉजिट लिया है तो कैसे रिफंड करेगा. वो सारा डिटेल्स स्टूडेंट वाइज आपको रिपोर्ट लेने से उसके बाद आपको हर चीज़ को वेरीफाई करना है. कितना फीस है, कितना अमाउंट है, कितना ड्यू है. और कभी कभी क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग एरियर्स है तो लॉन्ग लास्टिंग एरियर्स मतलब एक स्टूडेंट है उसका फीस बहुत पीरियड से पेंडिंग है. मतलब लास्ट 2 ईयर से वो फीस नहीं पे किया. अगर इसी साल मतलब उसको प्रोविजन लेने को देखना पड़ेगा. उसको राइट ऑफ करना है या अनरिसीवेबल फीस है तो इधर यू नीड टू राइट ऑफ टू PNL और एज लॉस और यू नीड टू टेक प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल अमाउंट. वेदर उतना प्रोविजन लिया है या नहीं लिया है वो चेक करना पड़ेगा. और फीस हो गया. फाइन्स कभी कभी फाइन्स भी चार्ज होता है. वो लेट पेमेंट के लिए कुछ इंटरेस्ट फाइन्स होता है. वो फाइन्स कैसे चार्ज कर रहे हैं, कितना चार्ज किया या नहीं किया. मतलब आपको ड्यू डेट है मंथ एंड का टर्म फीस 30th को पे करना है. मान लो 30th के बाद जो भी पेमेंट होगा वो विथ इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम आपका ऑर्गेनाइजेशन के एक रूल है. उतना अमाउंट इंटरेस्ट चार्ज करके कलेक्ट किया या नहीं किया. इंटरनल कंट्रोल आपको चेक करना पड़ेगा. और क्या बस फीस बस फैसिलिटी फीस वो सारा चीज़ बुक्स वो सारा स्कॉलरशिप जो भी है वो टाइमली बेसिस पे आपको रिसीव हो रहा है कि जितना स्कॉलरशिप ड्यू हुआ है. अगर नहीं हो रहा है तो रीजनेबल एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने किया या नहीं किया. रीजनेबल एफर्ट्स किया या नहीं किया है. जितना अमाउंट है पेंडिंग उतना अमाउंट रिसीव करने के लिए मतलब एक लेटर लिखना. ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्कॉलरशिप दे रहा है उसको एक लेटर लिखना है. जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसको एक मेल भेजना. वो सारा एफर्ट्स किया है या नहीं किया है वो सारा चीज़ चेक करना है. एक बार देख लेते हैं क्या क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये सारा चीज़ ठीक है. स्टडी ऑफ क्या करना है. एजुकेशनल इज फॉर इन इंडिया एजुकेशन इज फॉर नॉट प्रॉफिट मान लीजिए. सो इट विल बी एस्टेब्लिश्ड अंडर ए ट्रस्टेड जो भी है एक यूनिवर्सिटी हो सकता है. एक स्पेशल एक्ट के अंडर गवर्नमेंट के अंडर एस्टेब्लिश हो सकता है.
अगर जो भी आपका प्राइवेट रन एजुकेशन होगा वो एक ट्रस्ट डीड के अंडर अपॉइंट होता है. You need to read the trust deed, and if it is a special regulation established under the act, you need to read that act to understand the how the accounts maintenance of accounts, books of accounts कैसे maintain करना है, क्या rules and regulations है, क्या procedure working procedure of the organization है, ये थोड़ा समझने के लिए. Then after that you will understand the internal control of the entity. You will पहले you will identify the internal controls क्या क्या है, you will test the controls and you will obtain reliability and reliance of the on the controls. Then after that you will check whether the internal control with the acquisition and maintenance of assets. क्या होता है, एक बिल्डिंग होगा एसेट, एक लैंड होगा प्लेग्राउंड के लिए, और कोई इन्वेस्टमेंट्स होगा, वो सारा चीज़ आप चेक करना पड़ेगा. कैसे मतलब पावर किसके पास है, वो ही एक्वायर कर रहा है, मतलब वही एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा है. सीट जो है हम भी जाके भेज रहा है, आप भी जाके भेज रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. जो मैनेजमेंट में हाई लेवल में है वही डोनेशन के थ्रू एक शीट इश्यू कर सकते हैं. वैसे एक हाई लेवल कंट्रोल्स रखना पड़ेगा. कंसल्ट द बजट, मतलब अपने एक्सपेंस के लिए हर साल क्या करेगा, जितना जितना एक्सपेंस होगा ना उसके लिए बजट बनाएगा. उतना उसके बजट ओवर हो गया, मतलब ओवरफ्लो हो गया आपका बजट, देन ओवरफ्लो होने से आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा. बजट जो भी जितना अमाउंट ओवरफ्लो हो रहा है उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर पेमेंट करना पड़ेगा. उसके लिए अप्रूवल है डिफरेंट हेड्स एंड कंफर्म दैट बियॉन्ड द बजट हैज़ बीन ड्यूली अप्रूव्ड. जो भी पेमेंट्स बियॉन्ड द बजट जा रहा है उसके लिए ड्यूली अप्रूवल मिलना चाहिए, वो लिया है या नहीं लिया है. देन आपका क्या होगा, फर्स्ट इनकम ट्यूशन फीस. हाउ विल यू चेक द ट्यूशन फीस, जितना स्टूडेंट्स है जितना फीस है वो वन टर्म एंड अगर टर्म बेसिस में कलेक्ट कर रहा है तो टर्म बेसिस में कलेक्ट हो रहा है, नहीं कोई डिले है तो फाइन, सारा वो सारा चीज़ चेक करना. फीस रजिस्टर देख के फॉर ईच मंथ और टर्म वेदर पेड इन एडवांस है तो अप्रोप्रिएटली कैरी फॉरवर्ड. फॉर एरियर्स ऑफ फीस यू नीड टू टेक इरिवोकेबल एंड अप्रोप्रिएट सैंक्शन अथॉरिटी से अप्रूवल लेके यू नीड टू रिवर्स द अमाउंट, मतलब यू नीड टू चार्ज टू PNL, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एडमिशन फीस, चेक द एडमिशन फीस विथ एडमिशन स्लिप्स. जितना एडमिशन स्लिप्स इश्यू किया है वो स्लिप्स पहले ऑब्टेन कर लीजिए. सैम्पल बेसिस में एक स्लिप उठा के उसका फीस क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करना पड़ेगा आपको. देन किस में क्रेडिट करना पड़ेगा, वो अमाउंट जो भी है वो कैपिटल रिजर्व कैपिटल फंड में क्रेडिट होना चाहिए. वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे मतलब ठीक से किया है या नहीं किया वो चेक करना पड़ेगा. देन अदर फीस, यू कैन लाइब्रेरी फीस, बस फीस, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फीस जो भी है, जिसका फैसिलिटी जितना लोग को दिया है उतना लोग से, एंड अदर डेवलपमेंट फीस, हॉस्टल, वो सारा फीस जितना स्टूडेंट्स वो फैसिलिटी अवेल कर रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जितना फीस है उतना फीस कलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है आपको चेक करना. एंड अप्रोप्रिएट हेड्स में वो फीस क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है. जो भी ट्रीटमेंट है ये डायरेक्ट आपका ट्यूशन फीस नहीं है, वो अदर फीस है, वो उस हेड्स में मतलब लाइब्रेरी फीस हेड में क्रेडिट होना चाहिए. वैसे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी एरियर्स ऑफ फीस है वेदर यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन एट द एंड ऑफ द एरियर्स ऑफ फीस एंड फाइन्स. मतलब जितना फाइन्स आपने लगाया है वो रियलाइज नहीं हुआ है, यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन वेदर दिस इज रिसीवेबल realizable or not. Then you need to select whether provision need to be taken or not, whether to be written off to income and expenditure account. Then free students or scholarship concession have been granted only by authorized person having authorization to do so. जो भी scholarships है, free studies granted, वो सारा concessional tuition fees है, वो सारा जो भी जिसके पास ऑथराइजेशन है वही करना है. एंड कंफर्म हॉस्टल ड्यूज वर रिकवर्ड फ्रॉम बिफोर द स्टूडेंट्स लेफ्ट, अकाउंट्स वर क्लोज्ड एंड द डिपॉजिट्स वर रिटर्न. मतलब जो भी मिसलिनियस डिपॉजिट आप लेता है ना, हॉस्टल फीस रिकवर होने के बाद ही वो सारा मतलब ड्यूज जो भी है, नो ड्यू. आप ये शायद देखा होगा, जो भी आप हॉस्टल से जा रहा है आप पहले क्या लेना है, न्यू ड्यू सर्टिफिकेट, तभी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिटर्न करता है उन लोग, नहीं तो नहीं करेगा. पहले न्यू ड्यू देखेगा कैश अकाउंट से, तब आपको कोई ड्यूज नहीं है तो तब आपको जो भी है वो रिटर्न करता है. वो सारा इंश्योर दैट डोनेशंस रिसीव्ड, अगर कोई अच्छा आदमी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने के लिए डोनेशंस दे रहा है, नॉन प्रॉफिट के मोटिव से काम कर रहा है, इसकी वजह से
प्राइसेस कम चार्ज कर रहा है, मतलब जो भी स्टूडेंट फीस है वो कम चार्ज कर रहा है, इसके लिए एक अच्छा आदमी आपको डोनेशंस लिया है। वो डोनेशंस अगर स्पेसिफिक कंडीशन से दिया है तो वो कंडीशन कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है वो चेक करना है। अगर नॉर्मल बेसिस में दिया है तो वो सारा डोनेशंस आपको रिसिप्ट के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, किसी ने इसको मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया है, वो वो यूटिलाइजेशन भी देखना है एक बार। देन चेक द इनकम लेटिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी। मान लो कोई आपके पास लैंड है, ग्राउंड है, आपके बगल वाले स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कुछ कंपनी है वो पार्किंग स्पेस के लिए यूज़ कर रहा है, वो आप चेक कर रहे हैं वो पार्किंग फीस के लिए जितना लैंड आपने दिया है उसके लिए आपका रेंट क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। फ्रॉम लेटिंग आउट इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द काउंटर फाइल्स ऑफ रिसिप्ट इश्यू। वॉच द इनकम फ्रॉम एंडोमेंट्स एंड लेगेसी, सेम लाइक दैट। कोई आपका जब ऊपर जाते समय आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं बच्चे से ऊपर तक इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, स्कूल के कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए एक उसका प्रॉपर्टीज जो भी है इसी स्कूल के नाम पर लिख दिया है, वो सारा जो भी उसका इन्वेस्टमेंट्स है वो इन्वेस्टमेंट का इनकम आता है ना, वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी रेंट करके आप इनकम कमा रहा है, वो रेंट प्रॉपरली क्रेडिट हो रहा है नहीं, प्रॉपर इनकम हेड में क्रेडिट हो रहा है नहीं, अगर नहीं है तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपके ट्रस्ट के ऊपर नाम के दिया है, वो सारा इन्वेस्टमेंट के इनकम इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी है वो रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंडीशंस चेक करना है। एंड रिसिप्ट अगर नहीं हो रहा है तो रीजनेबल एफर्ट्स लिया है या नहीं लिया है ऑर्गेनाइजेशन, वो चेक करना है। वेरीफाई पेमेंट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन। क्या होता है, टीचर्स सैलरी होता है, सैलरीज एंड वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, नॉर्मली जितना सैलरी आपने एग्री किया है अपॉइंटमेंट करते समय, और अगर क्लासेस और ओवर टाइम के हिसाब से कुछ एग्रीमेंट है तो वो भी देख सकता है। और इन केस ऑफ गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस वेरीफाई दैट क्लेम्स हैव बीन प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड अमाउंट हैज बीन, मतलब वो पहले क्या करना है आपको एक एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करके प्लान करना है, जितना आपका हमारा इस साल में सैलरीज इतना है, स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ के लिए इतना खर्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी इतना होगा, वो सारा एक एस्टिमेट बना के क्या करना है, यू नीड टू ऑब्टेन ए ग्रांट टू रन द गवर्नमेंट स्कूल, वो सारा आपको अमाउंट सैंक्शन करने के लिए फ्रॉम द राइट पर्सन, you need to obtain approval from your right person and you need to obtain grant from the government, वो पूरा कैलकुलेशन चेक करना है, एंड वेदर द अमाउंट्स हैव बीन रिसीव्ड और नॉट, वेदर द डिडक्शन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड वही सही टाइम में डिडक्ट करके इनकम टैक्स जो भी है टीडीएस डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिपॉजिट किया या नहीं किया। एग्जाम वेदर ऑल द एक्सपेंडिचर्स सैंक्शन विद स्पेशल इवेंट्स लाइक यू विल ऑब्टेन फेयरवेल, अगर 10th क्लास का स्टूडेंट जा रहा है उसको फेयरवेल दे रहा है, वो फेयरवेल के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर स्पॉन्सरशिप दिया है तो वो ठीक है, वो कैसे खर्च किया है वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। अगर कोई खुद से कलेक्ट करके या खुद से ऑर्गेनाइज मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही कर रहा है तो वो सारा फंड्स क्या कैसे मैनेज किया है, अप्रोप्रिएट किया, वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा। मैचिंग बाय द हैज़ बीन अकाउंटेड बाय मैचिंग विद एक्सपेंडिचर, कितना ग्रांट हुआ है कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, मैचिंग विद एक्सपेंडिचर, वो सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। देन अदर एक्सपेंसेस नॉर्मली क्या होता है, इंटरनेट फीस होता है, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा। वॉचिंग विद परचेज ऑफ एसेट्स जो होता है, फर्नीचर होता है मेजरली, कंप्यूटर एसेट्स होता है कंप्यूटर क्लास के लिए, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर, वो सारा चीज़ जो भी एसेट्स परचेज किया पहले ऑथराइजेशन चेक करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल्स एसेट्स का चेक करना है, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी और एसेट जो भी डैमेज है तो उसको राइट ऑफ करना है, किया या नहीं किया है, डिप्रिसिएशन चार्ज चेक करना है, और रिफंड ऑफ कॉस्ट एंड डिपॉजिट जो हॉस्टल फैसिलिटी के लिए या नहीं है तो आपका स्कूल का कुछ कॉस्ट एंड डिपॉजिट लिया है तो वो अगर स्टूडेंट जा रहा है तो उसका रिफंड किया है या नहीं किया है, वो एक बार इन केसेस वेयर स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द स्कूल you need to pick up the sample cases and you need to check that how they are refunding, whether they are following it strictly or not. Then payment of hostel facilities including repairs and maintenance, हॉस्टल में जो भी फ़ैन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूबलाइट्स, वो सारा चीज़ का रिपेयर्स देखना है, और कोई बेड्स वगैरह का रिपेयर्स भी हो सकता है, और कोई हॉस्टल फैसिलिटीज़ का परचेज ऑफ फूड आइटम्स, ये सारा इन्वेंटरी देखना है। और देन वेदर एनी इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंटिंग एंडोमेंट फंड्स फॉर प्राइजेस,
मतलब आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है, उसमें जो इंटरेस्ट आता है उससे स्टूडेंट्स का प्राइजेस देने को, मतलब स्टूडेंट्स का प्राइजेस देने के लिए आपने फिक्स किया है, मतलब एक एंडोमेंट, मतलब एक फंड फिक्स करके साइड में रखा है। जो भी उस इन्वेस्टमेंट से अमाउंट आता है ना, वो हर साल फर्स्ट क्लास में जितना आता है, मतलब कोई कंपटीशन में कोई अच्छा किया है उसको प्राइजेस देने के लिए वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है, फंड कैसे अरेज हो रहा है और कैसे यूटिलाइज कर रहा है, वो सारा चीज़ यूटिलाइजेशन एंड अमाउंट कैसे हो रहा है, वो सारा चीज़ देखना है। देन यू नीड टू चेक फॉर फिक्स्ड एसेट्स, अभी बोला है एसेट कैसे अकाउंट कर रहे हैं, डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज कर रहे हैं, जो भी अगर टीडीएस रिफंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये नॉन प्रॉफिट है, मतलब इसके ऊपर प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, मतलब प्रॉफिट आएगा ही नहीं है, हमेशा लॉस में रहेगा। टीडीएस जो भी डायरेक्ट हुआ है वो रिफंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। देन वेरीफाई द इन्वेंट्रीज, इक्विपमेंट, हॉस्टल फूड आइटम्स, जो भी चीज़ है, फर्नीचर, वो सारा चीज़ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। एंड कोई स्टॉक क्या होता है नॉर्मली, डस्टर्स, पेंसिल्स, वो स्टेशनरी होता है, वो सारा चीज़ बुक्स स्टॉक में, वो सारा चीज़ देखना पड़ेगा आपको। मतलब जो भी काउंट मैच हो रहा है नहीं, कंट्रोल कैसे है, जो भी डिस्टर्बेंस है वो मेजर डिस्टर्बेंस है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो एज पर एप्लीकेबल एनपीओ रेगुलेशंस, मतलब नॉन प्रॉफिट एंटिटी ओरिएंटेड बनाया है या नहीं है। आपको बोल सकता है ना, अगर कंपनी है तो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो इसको कैपिटल फंड, या सर्विस ओरिएंटेड एंट्री है तो उसको कैपिटल फंड आता है। नॉर्मली शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल आता है, इसके लिए कैपिटल फंड आता है। अगर हॉस्पिटल का केस में वेलफेयर वेल्थ के हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के केस में अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का स्प्लिट होता है, नॉन पर प्रॉफिट है तो कैपिटल फंड एंड वो सारा चीज़ आता है। वो सारा आपको फाइनेंशियल फॉर्मेट देखना पड़ेगा। यही है आज का क्लास। थैंक यू।